नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 18 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल के दिन यानी कि 17 जून को जो है एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। ट्रेन नंबर जिसका है 13,174 अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस था, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट कर गया और वहां पे जो गुड्स ट्रेन थी, मतलब कि मालगाड़ी, उसके साथ जो है टकरा गया। इसी कारण जो है ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई, लगभग 70 लोग जो हैं घायल हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो है इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे कि क्या समस्याएं रही। बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम कवच चलाया गया है वो इस क्षेत्र में लागू नहीं था और मेनली जो है कवच इसी तरह के दुर्घटना से बचाने के लिए लागू किया गया है। तो इस आर्टिकल में हम लोग कवच के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्या है प्रोग्राम कवच और रेलवे के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद इससे संबंधित एक मेंस का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पीटी ओवर हो गया है, इसलिए जिन लोगों का भी बहुत अच्छा एग्जाम गया है वो प्रिपरेशन में लग जाइए, ज्यादा समय है नहीं। ठीक है, तो मेंस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, जिसमें कहा गया था कि हाल की घटनाओं के संदर्भ में भारतीय रेलवे पर यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा में सुधार करने के उपाय को सुझाएं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अंटार्कटिका ट्रीटी मीटिंग के बारे में है, जिसका आयोजन जो है पिछले ही महीने में जो है भारत में ही, भारत के कोची जो कि केरला में है, वहां पे आयोजित हुआ था। तो इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वर्तमान समय में, मेनली जो है इसमें हम लोग बात कर लेंगे इस आर्टिकल में कि अंटार्कटिका में लगातार जो है पर्यटकों की संख्या के बढ़ने से वहां का प्रदूषण का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो मीटिंग है 20 से 30 मई तक आयोजित किया गया था। और इसी के साथ जो है एक और मीटिंग का आयोजन हुआ था, उसको कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण समिति का भी बैठक हुआ था, जिसका 26वां बैठक हुआ था, सीईपी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, दोनों साथ में ही मीटिंग हुआ था। तो इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से देख लेंगे कि अंटार्कटिका संधि है क्या, इसके कितने प्रकार हैं, एक जैसे परामर्शदात्री हो गया, दूसरा गैर परामर्शदात्री, दोनों की क्या क्या महत्ता है, दोनों को हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक में क्या क्या मुख्य बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण समिति में क्या क्या मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ATCM 46 एजेंडा है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है, जैसे अंटार्कटिका और उसके संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कौन कौन सी रणनीतियां बनाई जा रही है, नीतिगत, कानूनी और संस्थागत संचालन किस तरह से किया जाएगा, जैव विविधता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, निरीक्षण को और सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है, सूचना एवं डेटा का आदान प्रदान किस तरह से करेंगे हम लोग, अनुसंधान को किस तरह से करें जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, पर्यटन के लिए ढांचे का इस तरह से विकास करें और पर्यटकों को सही तरीके से जागरूक करें जिससे कि वहां का स्थानीय पर्यावरण ज्यादा प्रभावित ना हो पाए। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसी के साथ जो भी इस आर्टिकल समेत PYQ होगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि भारत के बुजुर्गों की लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसमें मुख्यतः जो है जैसे बुजुर्ग जो लोग हो जाते हैं उनको दैनिक गतिविधियां करने में समस्या हो रही है। ठीक, उसके बाद जो लोग गरीबी के शिकार हैं या फिर आय की समस्या है, उन लोगों को और दुगना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और ऐसा विभिन्न प्रकार के आकलन में कहा जा रहा है कि आने वाले ये जो 2024 चल रहा है 2050 तक लगभग बुजुर्गों की आबादी जो है लगभग 319 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, जो प्रति वर्ष लगभग 3% दर से बढ़ रहा है। तो इसमें जो है मुख्यतः महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, जिसमें 54% बुजुर्ग महिलाएं विधवा होने की उम्मीद है। ठीक है, जिसमें 54% जो महिलाएं होगी जो बुजुर्ग होगी और वो विधवा भी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इन बुजुर्गों के सही तरीके से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को बेहतर तरीके से जीने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार को, जिससे कि इनको जो समस्याएं हो रही है उनको दूर किया जा सके। तो हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इसमें हम लोग बात कर लेंगे डीजी यात्रा क्या होता है। ठीक है, मेनली जो है डीजी यात्रा भारतीय सरकार के द्वारा एक डिजिटल पहल है। ठीक है, एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि हम लोग पेपरलेस तकनीक का उपयोग कर सके और निर्बाध यात्रा की सुविधा को प्रदान किया जा सके। मेनली जो है ये एयरपोर्ट पे सुविधा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो और क्या क्या मुख्य बातें हैं
डीजी यात्रा से संबंधित इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का डिस्कशन। इससे हमारा पहला आर्टिकल है कल का जो रेल एक्सीडेंट हुआ था बंगाल में, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 600 किलोमीटर दूर न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 9 लोगों की मौत हो गई और कम से कम, यहाँ पे आंकड़ा कम था, लगभग 70 लोग अभी भी घायल हैं। ठीक है, हालांकि दुर्घटना के समय जो है दिल्ली गुवाहाटी मार्ग पर टक्कर रोधी उपकरण कवच जो है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा खास के रेलवे सुरक्षा के लिए लाया गया है कवच, जिससे कि दोनों ट्रेनों को टकराने से बचाता है ये सिस्टम, तो वहां पे लागू नहीं था। लेकिन प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि सिग्नल की अनदेखी की गई है लोको पायलट के द्वारा। ठीक है, कुछ लोगों का दावा है कि दुर्घटना स्थल पर स्वचालित सिग्नल प्रणाली जो है वो बारिश के कारण काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे कवच क्यों नहीं चालू है इस क्षेत्र में, क्या कारण है इसका? तो इस मार्ग पर कवच चालू नहीं था। कहा गया है कि फिलहाल यह सिस्टम जो है वो 1500 किलोमीटर पर ही काम करे, मतलब कि जो रेलगाड़ियां 1500 किलोमीटर तक यात्रा करती है सिर्फ उन्हीं में जो है कवच का सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, और इस साल के अंत तक रेलवे के द्वारा कहा गया है कि इसको लगभग 3000 किलोमीटर तक जो गाड़ियां चलती है, जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, उसमें कवच के सिस्टम को इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है जो लंबी गाड़ियां हैं, लंबी दूरी तक चलती है, उसमें कवच की सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कवच की। ठीक है, तो कवच जो है एक भारत का इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भारत का स्वदेशी तकनीक है। मेनली जो है ये हमारी सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। ठीक है, जिसका अनाउंसमेंट 2022 के यूनियन बजट में किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरह से कार्य करता है। इस सिस्टम का विवरण दिया गया है कि कैसे जो है कवच काम करता है, जिससे कि दो ट्रेनों के आपस में टकराव को बचाने के लिए मेनली जो है ये कवच सिस्टम लाया गया है। ठीक है, आसपास में अगर कोई ट्रेन होती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और इन दोनों के तीसरे पर निर्भरता खत्म हो जाती है और अपने सिग्नल को ट्रैक करके ये दोनों सुरक्षित पहले ही अपनी गाड़ियों को रोकने में सक्षम होते हैं, जिससे इस तरह का टकराव से बचा जा सकता है जो कल के दिन हुआ है। ठीक है, तो कवच क्या है? कवच एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है जिसमें टक्कर रोधी विशेषताएं हैं। ठीक है, जिसे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने 3 भारतीय विक्रेताओं के सहयोग से विकसित किया है कवच को। ठीक है, तो इसे हमारी राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। यह सुरक्षा अखंडता स्तर 4 मानकों का पालन करता है और मौजूदा सिग्नलिंग प्रणाली पर सतर्क निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो लाल सिग्नल के निकट पहुंचने पर लोको पायलट को सचेत करता है और सिग्नल को पार होने से रोकने के लिए आवश्यक होने पर स्वचालित ब्रेक लगाया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है अगर रेड लाइट जला हुआ है आगे तो यह प्रणाली जो है वो आपातकालीन स्थिति के दौरान SOS, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार भी कार्य करता है, संदेश भी प्रसारित करता है। तो इसमें नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से ट्रेनों की गतिविधियों की केंद्रीकृत लाइव निगरानी की भी सुविधा होती है इस कवच के सिस्टम में। ठीक है, तो तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित भारतीय रेलवे सिग्नलिंग इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान कवच के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान की, मतलब कि हेडक्वार्टर के रूप में कार्य करता है कवच के लिए। ठीक है, अब कवच के मुख्य घटक क्या क्या है? तो कवच व्यवस्था के अंतर्गत तैनाती के लिए इच्छित मार्ग पर स्थित निर्दिष्ट रेलवे स्टेशनों में 3 आवश्यक घटक शामिल होते हैं। प्रथम घटक में जैसे ट्रैक में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है। ठीक है, ट्रैक के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, और इसके कारण जो है वस्तुओं या फिर व्यक्तियों की पहचान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया था, जिस तरह से हम लोगों ने अभी फिगर में देखा था यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि जैसे ही 2 ट्रेनें नजदीक पहुंचती है, दोनों का सिग्नल आपस में कैच करने लगता है और वो समय रहते जो है अपने ट्रेन को रोकने में सक्षम होते हैं। इस तरह के दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित होता है और भारतीय संपर्क या फिर दृष्टि रेखा के बिना भी दूरी से वायरलेस डिवाइस की जानकारी को स्वचालित रूप से पढ़ने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा घटक जो है वो लोकोमोटिव, जो चालक के केबिन के रूप में कार्य करता है। तो RFID की रीडर जो होती है एक कंप्यूटर और ब्रेक इंटरफेस
उपकरण से सुसज्जित होता है, ठीक है, जिससे कारण ही जो है ऑटोमेटिक ब्रेक भी लग जाता है अगर कोई ट्रेन रेड सिग्नल को जंप कर जाता है। तीसरा घटक इसमें कहा जाता है, इसमें रेडियो अवसंरचना होता है, जैसे कि टावर और मॉडेम शामिल हैं, जिन्हें प्रणाली की कार्य क्षमता का समर्थन करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर रणनीतिक रूप से स्थापित किया जाता है, ठीक है, और बेहतर तरीके से कवच काम कर सके, इसलिए जो है विभिन्न रेलवे स्टेशन पे टावर्स और मॉडेम्स को लगाए जाते हैं। ये देख सकते हैं एक यूपीएससी के मेंस में 2009 में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी रेलवे के एक्सीडेंट से संबंधित, कि हाल ही की घटनाओं के संदर्भ में भारतीय रेलवे पर यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए बात की गई है। तो इसमें मुख्यतः हम लोग खन्ना कमेटी की भी बात कर सकते हैं। कमेटी का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग फैक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके आंसर राइटिंग्स के लिए, ठीक है। अभी जितने भी टॉपर्स के आप वीडियो देख सकते हैं वो यही कहते हैं कि जितना ज्यादा रियल लाइफ से अगर अपने आंसर्स को कोरिलेट करते हैं, एग्जाम्पल से अपने आंसर्स को कोरिलेट करते हैं, तो वो बहुत बेहतर आउटपुट देता है, ठीक है। इसलिए जो है ये ध्यान रखेगा कि रेलवे के रिफॉर्म से संबंधित जो है वो खन्ना कमेटी है, ठीक है, जिसमें कहा गया है जो ह्यूमन एरर्स होते हैं एक्सीडेंट में उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें रिकमेंडेशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ACDS की बात की गई है, एंटी कोलिजन डिवाइस की बात की गई है खन्ना कमेटी के द्वारा। तो खन्ना कमेटी जरूर ध्यान रखेगा, ठीक है, और इसको कुछ एग्जाम्पल से भी समझाया जा सकता है कि सरकार के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ठीक है। जैसे कवच की बात की जा रही है, खन्ना कमेटी की बात की जा रही है, और जो नए नए तकनीक उपयोग किए जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी, जैसे कि जब फॉग होता है ठंड में तो उससे बचने के लिए नए नए तकनीक उपयोग किए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को लिखा जा सकता है जिससे कि हम लोग बता सके कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें हम लोग बात कर लेंगे अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में। जो 46वां अंटार्कटिका ट्रीटी था, अभी हाल ही में भारत में जो है पिछले महीने 20 से 30 मई को आयोजित हुआ था केरला के कोची में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ मुख्य बातों को हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में जो है अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी। उसी का 46वां संस्करण का आयोजन हुआ था, ठीक है। उसी के साथ एक और मीटिंग हुई थी, उसको कहा जाता है CEP, ठीक है, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण समिति। इसकी 26वीं बैठक की भी मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा, कोच्चि के द्वारा, ठीक है। तो यह वैज्ञानिक सहयोग, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, ये ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिकों के सहयोग के लिए आयोजित किया जाता है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए और अंटार्कटिका सहयोग पर सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देने की भारत की क्षमता के अनुरूप आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका संधि है क्या? अंटार्कटिका संधि जो है 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में उन 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिनके वैज्ञानिक 1957 से 58 के अंतर्राष्ट्रीय भू भौतिकीय वर्ष के दौरान अंटार्कटिका और उसके आसपास सक्रिय थे, ठीक है। तो इस तरह के जो है 12 देशों के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया था। तो मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका है। यहाँ पे भारत नहीं है, ठीक है। तो यह संधि जो है 1961 में लागू हुई, तब से कई अन्य देशों ने भी इसे स्वीकार कर लिया, जिससे कि संधि में शामिल पक्षों की कुल संख्या अब 56 हो गई, जो पहले 12 थी, ठीक है। तो इसमें मुख्य बातें यहाँ पे क्या क्या की जा रही है अंटार्कटिका ट्रीटी में, जैसे कि मिलिट्री एक्टिविटी एंड वेपन्स टेस्टिंग आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट फ्रीडम ऑन साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एमंग ट्रीटी नेशंस, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन को और साइंटिफिक प्लान्स को जितने भी, जैसे 56 देश जो हैं यहाँ पे सदस्य हैं, तो इसमें सूचना का आदान प्रदान करने की बात की गई है। उसके बाद एनी टेरिटोरियल क्लेम्स इन अंटार्कटिका विल बी ऑन होल्ड, अगर कोई भी देश वहाँ पे किसी भी स्थान पे दावा करता है कब्जा का तो उसे होल्ड में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड न्यूक्लियर वेस्टेज डिस्पोजल आर टोटली बैंड, ठीक है। उसके बाद ऑल स्टेशंस एंड इक्विपमेंट्स शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन, ठीक है, हर एक स्टेशन जो है खुला हुआ है जांच करने के लिए। उसके बाद नेशनल लॉज ओनली अप्लाई टू सिटीजन्स नॉट टू एरिया इन अंटार्कटिका, ठीक है। किसी भी देश का जो कानून है वो उसके देश तक ही संबंधित है, अंटार्कटिका में किसी भी देश का कानून वहां पे लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पार्टी सेल मीट पीरियडिकली टू डिस्कस मेजर्स, मतलब कि समय समय पे जितने भी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वो
मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जो भी समस्याएं अंटार्कटिका से संबंधित है, वहाँ के पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद पार्टी शैल इंश्योर नो इलीगल एक्टिविटी, कोई भी इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो। ठीक है, फिर इशू टू बी सेटल्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई विवाद होता है इन हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर यहाँ पे विवाद का समाधान किया जा सकता है। उसके बाद द ट्रीटी में भी मॉडिफाइड बाय अनोनिमस वोट्स, वोटिंग के द्वारा ही जो है कोई भी कदम उठाया जाएगा आगे का। द ट्रीटी मस्ट बी लीगली रेक्टिफाइड बाय एनी रेशनल विशिंग टू ज्वाइन। ठीक है, तो सही तरीके से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसका स्वागत करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंटार्कटिका संधि जो है उसको दो प्रकारों में बांटा गया है, जैसे परामर्शदात्री और गैर परामर्शदात्री। ठीक है, परामर्शदात्री में 29 देश शामिल हैं और गैर परामर्शदात्री में 27 देश। ठीक है, परामर्शदात्री बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे निर्णय लेने के लिए भाग नहीं लेते हैं। जो परामर्शदात्री देश हैं वो सिर्फ और सिर्फ परामर्श देते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते हैं। ठीक है, और भारत जो है 1983 से अंतर्राष्ट्रीय संधि में एक परामर्शदात्री पक्ष में पर्याप्त अनुसंधान गतिविधि संचालित करने पर अपनी रुचि प्रदर्शित करता रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है एक परामर्शदात्री सदस्य है। ठीक है, अंटार्कटिका संधि का। अब देख लेते हैं कि ATCM होता क्या है, अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली यह बैठक अंटार्कटिका के पर्यावरणीय, वैज्ञानिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार करने के लिए अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री दलों और अन्य हितधारकों के लिए मंच का काम करती है। 1961 से 94 तक अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की बैठक जो है सामान्यतः हर 2 वर्षों में एक बार होती थी, लेकिन 1994 से ये जो बैठक है प्रति वर्ष होने लगी। ठीक है, तो अंटार्कटिका ट्रीटी जो है उसका आयोजन परामर्शदात्री पक्षों द्वारा उनके अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार होता है, मतलब कि A से अमेरिका हो गया, ठीक है, B से ब्राजील हो गया, C से कनाडा हो गया, उसी तरह से आयोजन होता है। ठीक है, पहले अमेरिका में हुआ, ब्राजील में हुआ, कनाडा में हुआ। ठीक है, इसी तरह से आयोजन किया जाता है। अब देख लेते हैं CEP क्या होता है। इसे कहा जाता है कमेटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो CEP का स्थापना जो है वो 1991 में अंटार्कटिका संधि, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। ठीक है, तो CEP अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर ACTM को सलाह देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा CEP जो है ACTM को सलाह देता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका संधि सचिवालय का क्या कार्य है, तो 2004 में इसको स्थापित किया गया था अंटार्कटिका संधि सचिवालय। यह अंटार्कटिका संधि प्रणाली के लिए प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है और अंटार्कटिका ट्रीटी और CEP बैठकों का समन्वय करता है। यह अंटार्कटिका संधि के प्रावधानों और समझौतों का अनुपालन करने की निगरानी करता है तथा संधि के कार्यान्वयन और प्रवर्तन मामलों पर अंटार्कटिका संधि पक्षों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग 46 का जो संस्करण अभी भारत में हुआ है उसके मुख्य एजेंडे क्या क्या हैं। जैसे पहला जो है अंटार्कटिका और उसके संसाधनों के सतत प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए जो है रणनीति तैयार करना है, प्लान बनाना है। उसके दूसरा जो है नीतिगत, कानूनी और संस्थागत संचालन किस तरह से सही तरीके से हो सकता है अंटार्कटिका में, उसके लिए प्लान करना है। जैव विविधता के लिए पूर्वेक्षण, ठीक है, उसके निरीक्षण एवं सूचना एवं डेटा का आदान प्रदान किस तरह से करना है, अनुसंधान, सहयोग, क्षमता निर्माण और सहकारिता को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करना है। उसके बाद पर्यटन ढांचों का विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये मुख्य एजेंडा है इस बार का अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का। ठीक है, अब देख लेते हैं CEP 26 जो अभी 26वां संस्करण हुआ है अंटार्कटिका ट्रीटी के साथ साथ कमेटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए CEP का 26वां संस्करण साथ में हुआ था। तो उसके मुख्य एजेंडे क्या क्या थे, जैसे अंटार्कटिका पर्यावरण मूल्यांकन करना, उसके बाद प्रभाव आकलन करना, प्रबंधन और रिपोर्टिंग करना, जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया, समुद्री स्थानिक संरक्षण सहित क्षेत्र संरक्षण और प्रबंधन योजनाएं बनाना, उसके बाद अंटार्कटिका जैव विविधता संरक्षण किस तरह से करना है। इन सभी मुख्य मुद्दों का यहाँ पे चर्चा किया गया है CEP 26 में। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग के साथ ही हुआ था कोची में। ठीक है, तो अंटार्कटिका में मेनली यहाँ पे कहा जा रहा है अंटार्कटिका ट्रीटी में भारत की क्या उपस्थिति है। तो भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र जो है वो दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में भारत में
2 वर्ष भर चलने वाले अनुसंधान केंद्र संचालित हैं, जैसे मैत्री, नाम याद रखिएगा, मैत्री और भारती। इसका स्थापना 1989 में किया गया था और भारती का स्थापना 2012 में किया गया था। तो स्थानीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों को सुविधा प्रदान करते हैं, जो 1981 से प्रतिवर्ष जारी है। 2022 में भारत ने अंटार्कटिका संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अंटार्कटिका अधिनियम पारित किया था। ठीक है, अब महत्व क्या है अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का? जैसे खुले संवाद, जितने भी सदस्य देश है, जैसे 56 देश हैं, तो सही तरीके से चर्चा किया जा सके अंटार्कटिका के पर्यावरण का, पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, उसके बाद सहयोग और आम सहमति निर्णय लिया जा सके। भारत अंटार्कटिका संधि के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पृथ्वी के अंतिम प्राचीन वन्य क्षेत्रों में से एक, मतलब कि ये जो है प्राचीन वनों में से एक है अंटार्कटिका। ठीक है, तो एक सतत प्रबंधन में योगदान देने की बात की जा रही है। तो 46वीं अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग और 26वीं कमिटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन CEP 26 बैठक की मेजबानी जो है भारत ने किया। ठीक है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंटार्कटिका को संरक्षित करने के प्रयासों में एक जिम्मेदार वैश्विक हितधारक के रूप में भारत की बढ़ती भूमिकाएं को दर्शाता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों की मेजबानी जो है भारत ने ही किया है। ठीक है, चाहे वो ACTM हो या फिर CEP हो, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। एक 46 मीटिंग था, एक 26 था, और कहाँ हुआ था? कोची में। कोची कहाँ है? केरला में। ठीक है, तो भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या है? अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक जो है वो यूक्रेन रूस संघर्ष की छाया में शुरू हो रही है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले 2 वर्षों से चर्चा को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यूक्रेन और रूस का जो संघर्ष चल रहा है वो भी जो है अंटार्कटिका के ट्रीटी को प्रभावित कर रहा है। रूस द्वारा तेल और गैस भंडारण के लिए अंटार्कटिका क्षेत्र में किए जा रहे सर्वेक्षण में वृद्धि से साझेदार देशों में भी कुछ चिंताएं उत्पन्न हो गई है। कनाडा और बेलारूस जो है वो परामर्शदात्री दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन उनकी याचिकाओं का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं। तो अब देख लेते हैं इसी समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला शब्द इंड ARC किसका नाम है? यह जो सवाल है 2015 के यूपीएससी के पीटी में आया था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इंड ARC जो है वो अंटार्कटिका क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारत की जलगत वेधशाला है। ठीक है, एक लेबोरेटरी है, तो ये ध्यान रखिएगा इंड ARC। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि भारत के बुजुर्गों की कमजोरियां क्या दिखाई जा रही है। जैसे कि भारत के बुजुर्गों को 4 मुख्य कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि दैनिक गतिविधियों में समस्याएं हो रही है, बहुरुग्णता। ठीक है, इसी को कहा जाता है मल्टी मोर्बिडिटी, बहुरुग्णता। ठीक है, गरीबी और आय की कमी के कारण जो है जो बुजुर्ग लोग हैं उनको और ज्यादा समस्या हो रही है अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में। ठीक है, तो भारत के अनुदैर्ध्य उम्र बढ़ने सर्वेक्षण LASI 2017-18 के अनुसार लगभग 20% लोग इनमें से प्रत्येक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, जो 20% बुजुर्ग हैं ये सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। दैनिक जो गतिविधियां उनमें समस्याएं हो रही है, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास पैसे की कमी है, जिससे कि वे मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो समावेशन और सहायक सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित कर सके। इसी के लिए जो है कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो 2050 के आसपास जो है बुजुर्गों की संख्या लगभग 319 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो प्रति वर्ष लगभग 3% की दर से बढ़ रही है। तो यह समूह मुख्य रूप से मतलब कि जो बुजुर्गों में जो है मैक्सिमम जो है महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब कि लगभग 54% बुजुर्ग में जो है महिलाएं हैं और वो विधवा भी हैं, जिनको और ज्यादा समस्याएं हो रही है। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 75% बुजुर्ग जो हैं वो पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं और 20% खराब स्वास्थ्य की रिपोर्ट करते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और खाद्य असुरक्षा भी बहुत ज्यादा प्रचलित है इन बुजुर्गों में। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बुजुर्गों का, जबकि उनका अस्तित्व ही इन्हीं बुजुर्गों के कारण है, इसलिए सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में क्या कहा गया है? जैसे कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता बहुत ही कम है इन बुजुर्ग लोगों में। तो केवल 12% लोग ही ये जो बुजुर्गों के लिए जो है सरकार के द्वारा भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 चलाया गया है, इसके बारे में मात्र 12% बुजुर्ग ही जानते हैं, जानकारी रखते हैं। बाकी लोग जो हैं इनसे अनभिज्ञ हैं।
तथा 28% लोग अन्य रियायतों के बारे में जानते हैं। तो इस कमजोर समूह के लिए सामाजिक एजेंसियों के निर्माण की दिशा में एक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि नवोन्मेषी संस्थाएं उनकी धारणा को दायित्व से परिसंपत्ति में बदलने में मदद कर सकते हैं। तो भावी बुजुर्गों के लिए सक्रिय जीवन सुनिश्चित करने में सामाजिक और वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जैसे कि उनका सबसे मुख्य समस्या है स्वास्थ्य, आय का स्रोत, ठीक है। तो ये दोनों समस्याएं अगर दूर हो जाती है, ठीक है, सामाजिक और वित्तीय, तो जाकर जो है उनके जीवन का आखिरी पड़ाव, हर एक व्यक्ति का जो है उसको आखिरी जीवन अगर जीना है तो उनको इनका सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आज आप जवान हैं, कल भी आप भी बूढ़े होंगे ही, ठीक है। तो जो आज आप करेंगे वो कल आपको ही झेलना है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें हम लोग देख लेंगे डीजी यात्रा के बारे में, ठीक है। मेनली जो है यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो है पेपरलेस सिस्टम लाया गया है, जिससे कि फेस रिकॉग्निशन के लिए जो है ये नया टेक्नोलॉजी लाया गया है, ठीक है। तो डीजी यात्रा भारतीय सरकार द्वारा एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य मुख्यतः जो है वो हवाई अड्डे पर चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करके कागज रहित, पेपरलेस और निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करने की है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, डीजी यात्रा, ठीक है। तो यात्री डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं और फिर अपने चेहरे और बोर्डिंग पास को स्कैन करके प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डीजी यात्रा के क्या क्या लाभ हैं, जैसे कि कुशल यात्रा, यात्रा करने में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होगी। तेज सुगम यात्रा के लिए हवाई अड्डे की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा इससे, ठीक है। कागज रहित लेन देन होगा। भौतिक बोर्डिंग पास की आवश्यकता को समाप्त किया जाएगा, जो फिजिकल बोर्डिंग पास दिया जाता है उसको अब डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। सुरक्षा संबंधी मानक भी बढ़ेंगे, तो संभावित रूप से अधिक सटीक सुरक्षा जांच प्रदान किया जा सकेगा, ठीक है। उसके बाद परिचालन दक्षता में भी वृद्धि होगी। कतार में जो लोग खड़ा होते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत होता है, या फिर बुजुर्ग लोग, बच्चों लोगों को समस्या होती है, इससे छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, जिससे कतारों को कम कर सकते हैं और हवाई अड्डे के प्रबंधन में भी सुधार हो सकता है, ठीक है। यही बात कहा जा रहा है कि पे नीड नॉट शो बोर्डिंग पास और आईडी एट मल्टीपल चेक पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है जिसके पास भी डीजी यात्रा हो गया उसको बहुत बार जो है अपने बोर्डिंग पास या फिर अपने आईडी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। इससे कम समय लगेगा और लोगों को भी आसानी होगी, जांच भी सही तरीके से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, डिजिटल्स को नहीं, ठीक है। तो चिंताएं क्या क्या है यहाँ पे, तो गोपनीयता का उल्लंघन, बिना सूचित सहमति के बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किए जाने की रिपोर्ट मिल रही है, ठीक है। मतलब कि इस तरह के ऐप बना तो लिए जाते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा संबंधी मानकों पे हमेशा सवाल उठते हैं और गोपनीयता संबंधी सवाल के कारण जो है यहाँ पे समस्याएं रहती है। बहुत से लोगों की जो है प्राइवेसी का हनन होता है, उनके परमिशन के बिना भी जो है उनके महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। डेटा सुरक्षा, पिछले डेटा उल्लंघनों से व्यक्तिगत डेटा की हैंडलिंग और सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ गई है। सहमति में पारदर्शिता, अस्पष्ट सहमति तंत्र गैर सहमति नामांकन की ओर ले जाती है, ठीक है। उसके बाद जागरूकता और संचार, कार्यक्रम के बारे में यात्रियों को अपर्याप्त जानकारी है अभी भी, ठीक है। जो भी लोग फ्लाइट से लगातार सफर करते हैं उनको जो है बहुत कम जानकारी है डीजी यात्रा के बारे में, इसलिए जागरूकता बढ़ाने की बात की जा रही है। उसके बाद प्रौद्योगिकी, विश्वसनीयता पे भी सवाल रहता है, जैसे चेहरे की पहचान प्रणाली में संभावित त्रुटियां या फिर पक्षपात हो सकता है, जैसे कि एक डीप फेक अभी लगातार जो है सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया जाता है यहाँ पे कि ताजमहल का उदाहरण दिया जाता है, इससे उन पर्यटकों के लिए यात्रा का अनुभव बेहतर होगा जिन्हें होटल में चेक इन के लिए और पुलिस स्टेशनों पर सत्यापन के लिए पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। अब इन्हें डिजिटली ही अपना सारा आईडी दिखा पाएंगे डीजी यात्रा ऐप से, ठीक है। तो डीजी यात्रा का इस्तेमाल रेल यात्रा के लिए भी किया जा सकता है और इस बारे में रेल मंत्रालय के साथ शुरुआती बात हो चुकी है, ठीक है। तो पाकिस्तान जैसे कुछ देशों के नागरिकों को अपने ठहरने के प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे के भीतर अपने आवागमन और प्रस्थान की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में देनी होती है, ठीक है। तो अन्य देशों के पर्यटक जिसके पास 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए वीजा है, उन्हें भी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यक्रम, मतलब कि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे भी जो है डीजी यात्रा का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है।
तो सुधार के उपाय क्या क्या है, जो चिंताएं देखी गई है खास के डेटा चोरी से, डेटा का उल्लंघन से, तो उसको कैसे समाधान किया जा सकता है। तो हवाई अड्डों के कर्मचारियों को अब यात्रियों को बेहतर तरीके से शिक्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और स्पष्ट सहमति लेने का निर्देश दिया जाए। तो डीजी यात्रा फाउंडेशन ने एक सहज यात्रा अनुभव के लिए नामांकन प्रयासों को बढ़ा दिया है, जिसमें स्पष्ट संचार और डेटा गोपनीयता के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने डीजी यात्रा पे डिस्कस किया है, ऐप है। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें हम लोगों ने एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया, एक पीटी का डिस्कस किया। और ज़्यादा क्वेश्चंस मिले नहीं, ऐसा नहीं कि मैं दिया नहीं, और ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस नहीं थे ज़्यादा, इसलिए जो है आज दिया नहीं क्वेश्चन ज़्यादा। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।